Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video I'm going to continue the elasticity of demand, and this is the second part of the video. If you haven't seen the first part, I would request you that you please go to my description box. I have provided the link over there. Go and watch out the first part and then come over here to complete this chapter up. ठीक है? So यहाँ पे in my previous video I had done percentage method and the degrees of price elasticity, where in this part of the video I'm going to deal with the total expenditure method and the geometric method of calculating the elasticity of demand. Along with that determinants करेगा, types of income elasticity and cross elasticity करके we are going to wrap this chapter up. Okay, so चलो शुरू करते हैं आज with total expenditure method. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या इसको आउटले मेथड भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड बोथ मीन्स द सेम थिंग. नाउ अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट द इलास्टिसिटी वी कंसिडर, ठीक है, we consider the effect of change in price, कि अगर दाम चेंज हुआ तो उसका असर on the expenditure of the commodity. The effect of change in price on the expenditure of a commodity. कि अगर प्राइस बढ़ता है और एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो क्या होगा. अगर प्राइस बढ़ता है एंड एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो क्या होगा. अगर प्राइस बढ़ता है और एक्सपेंडिचर घटता है तो फिर क्या होगा, कैसा इलास्टिसिटी होगा. दैट इज व्हाट टोटल एक्सपेंडिचर ट्राइज टू कन्वे. ठीक है, सो आपके आईएससी फ्रैंक के हिसाब से अगर देखें तो हमें सिर्फ बताया है कि अब इफ देयर इज अ राइज और अ फॉल इन प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द राइज और फॉल, इफ एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और रिमेनिंग कांस्टेंट, उसके हिसाब से इलास्टिसिटी क्या निकलेगा. सो बेसिकली फ्रॉम आईएससी फ्रैंक सिलेबस के हिसाब से वी जस्ट कंसिडर द मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन प्राइस. However, इसका भी एक फॉर्मूला है एंड मैं आपको फॉर्मूला से कराऊंगा. हालांकि फॉर्मूला इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट ताकि आपको आसानी हो समझने में कि फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है, यू शुड हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट. तो उसके लिए फॉर्मूला से मैं आपको कराऊंगा. उसके लिए आइए चलिए पहले एक टेबल बनाते हैं ताकि टोटल एक्सपेंडिचर को समझ सके. नाउ इफ आई आस्क यू कि टोटल एक्सपेंडिचर निकालेंगे कैसे, तो इट इज नथिंग बट जस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी. तो मैं अगर पूछूं आपका खर्चा कितना हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि जो दाम मैंने चुकाया इनटू जितना यूनिट्स मैंने लिया वही हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर. प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो इसको याद रखते हुए लेट्स मेक अ शेड्यूल. फर्स्ट आप प्राइस ले लो एंड प्राइस को 10 से शुरू करके एक एक करके घटाना शुरू करो. सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, एंड क्वांटिटी ले लो. एज यू ऑल नो दैट प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है इन केस ऑफ डिमांड. सो आप जस्ट इसका उल्टा लिख दो. क्योंकि प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो क्वांटिटी को आप 1 से शुरू करके बढ़ाना स्टार्ट कर दो. सो मेक इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, ये हो गया क्वांटिटी. अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा. तो मैंने आपको क्या बोला, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके. सो मल्टीप्लाई करते जाइए. इट विल बी 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 18 एंड 10. ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्सपेंडिचर. अब आपके फ्रैंक टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें कंसिडर करना है द चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो मैं
यहां से लेके यहां तक का पहला चेंज लेता हूं, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर, एंड इसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, यहां पे मैं लिखता हूं ऑब्जर्वेशन, इसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर का मूवमेंट देखना है, ठीक है। आप देखो कि जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है, व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। कैन यू सी कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सो 10 9 8 7, इट इज 10 18 24 28। सो व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग, योर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड ठीक इसका ऑपोजिट अगर चले, यानी कि उल्टा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग चले तो देख रहे हैं अगर प्राइस बढ़ेगा 7 8 9 10, तो एक्सपेंडिचर घट रहा है 28 24 18 10। सो इन अदर वर्ड्स, इफ वी गो उल्टा, so over here if your price increases then your expenditure decreases, ठीक है। so in other words, price और expenditure में कैसा रिलेशन आया, इनवर्स आया, राइट, इनवर्स या फिर नेगेटिव कोरिलेशन। सो जब भी प्राइस और एक्सपेंडिचर में अगर नेगेटिव कोरिलेशन निकल के आता है, तो वहां पे जो अपना इलास्टिसिटी निकलेगा, over here your elasticity will be greater than 1, elasticity will be greater than 1। अब ये आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको ऐसे समझाया है, क्या सच्ची में यहाँ पे elasticity greater than 1 आएगा, वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आइए फॉर्मूला होता है, ठीक है, where elasticity from total expenditure method is 1 minus change in expenditure by original quantity into change in price, ठीक है, into change in price। अब आर्यन भैया, क्या ये हमारे सिलेबस में है, क्या ये हमें करके जाना है, इससे कोई न्यूमेरिकल आएगा? जी नहीं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आपको सिर्फ डायरेक्शंस के हिसाब से ही अपना कंक्लूड करना है कि या तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा, या लेस देन 1 होगा, यानी कि या तो इलास्टिक होगा, या तो यूनिटरी इलास्टिक होगा, या तो इनइलास्टिक होगा। हाँ, बट मैं आपको ये करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये सच है कि नहीं है। मान लीजिए मेरे को एक्सपेंडिचर अगर निकालना है सपोजिटली इन दोनों लेवल का, ठीक है, 9 और 8 का, यानी इतना का एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं अपना एक्सपेंडिचर मेथड से इलास्टिसिटी निकालने के लिए, व्हिच विल बी 1 माइनस, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर चेंज इन एक्सपेंडिचर, सो इट इज 24 minus 18 which is 6, change in expenditure is 24 minus 18 which is 6, तो 1 minus 6 divided by, if I ask you original quantity यहाँ पे क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये होता है ओरिजिनल Q0 एंड ये होता है नया न्यू क्वांटिटी Q1। सो इन दोनों में ओरिजिनल हो जाएगा 2, न्यू क्वांटिटी विल बी 3, सो आई हैव टू टेक द ओरिजिनल 1, सो व्हिच इज 2 into, now if I ask you what is the change in price, change in price होगा 8 minus 9, 8 minus 9 which will be minus 1, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते, क्या आ रहा है, 1 minus 6 by minus 2 which is coming to 3 minus 3, so it is 1 minus minus 3 which becomes 4, can you see, it becomes 4, so यहाँ पे elasticity is greater than 1, so here we conclude कि यहाँ पे elasticity will be greater than 1। So when there is an inverse relation, ठीक है, with the rise in price if your expenditure is falling and with the fall in price if your expenditure is rising, then we can say that elasticity is to be greater than 1। आपको बस इतना ही याद रखना है अपना यहाँ पे, got it? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पकड़ता हूँ इन दोनों को, ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर। इधर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस रिड्यूस हो रहा है, when the price is falling, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इट डज नॉट चेंज, रिमेन्स द सेम 30 30, एंड उल्टा अगर 5 से 6 ऊपर भी चले जाए, प्राइस अगर इंक्रीज भी करते तो भी 30 30 सेम है, कांस्टेंट है। सो इन अदर वर्ड्स, if with the fall in price expenditure does not change, this is constant का sign, remains constant, or with the rise in price even expenditure remains same, अगर फिर भी same है, then we'll say that the elasticity is equal to 1। एंड ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है नो रिलेशन,
ठीक है, नो या फिर जीरो कोरिलेशन कि एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, तब आपका इलास्टिसिटी आएगा इक्वल टू 1। कितना सच है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये होगा कि नहीं। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस चेंज इन एक्सपेंडिचर। अगर मैं चेंज इन एक्सपेंडिचर बोलूं, यहाँ पे कितना का चेंज है तो आप बोलोगे 0। सो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, ये हो गया आपका Q0, ये हो गया आपका Q1। सो दिस इज योर ओरिजिनल क्वांटिटी व्हिच इज 5 इनटू चेंज इन प्राइस इज अगेन -1। सो सिंस ऊपर 0 लग गया तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू 0 एंड 1 माइनस 0 इज योर 1। So elasticity is equal to 1, unitary elastic, ठीक है। So if your expenditure does not change with the change in price, then we'll say it's a unitary elastic. And last, talking about this zone, ठीक है, talking about the last वाला zone। इधर हम लोग क्या observe कर रहे हैं, that with the fall in price, कि अगर price reduce हो रहा है तो expenditure भी reduce हो रहा है। देखिए 28, 24, 18, 10। So with the fall in price your expenditure also decreases, and अगर उल्टा चले 1 2 3 4 10 18 24 28, यानी with the rise in price your expenditure also rises. In other words, price और expenditure में कैसा relation हो गया आपका, there is a direct, ठीक है, there is a direct or a positive correlationship between price and total expenditure. Then over here we can conclude that इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1 से कम आएगा, ठीक है। आइए इसके लिए भी करके देख लेते हैं। मैं आपको इस जोन का इलास्टिसिटी निकाल के दिखाता हूँ, ये नीचे वाला जोन का। तो इधर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा आपका, your elasticity will be 1 minus, how much is your change in expenditure? It is 10 minus 18, so it will be -8 divided by original quantity will be 9 over here, so 9 into change in price will be again -1, right? So it will be 1 minus 8 by -9, minus cancel, 8 divided by 9 will be 0.88, 1 minus 0.88, and it will come to 0.12. So can you see that elasticity is less than 1, so it is relatively inelastic, ठीक है। So when your elasticity is greater than 1, हमने क्या किया था, वो कौन सा इलास्टिक होता है, it is elastic, या आप इसको relatively elastic भी बोल सकते हो। So यहाँ आ जाएगा relatively elastic. If it is equal to 1, then it will be unitary elastic. And if it is less than 1, then it will be relatively inelastic. I hope that is clear, ठीक है। Depending upon the movement, the change in the directions of expenditure and price, we conclude our elasticity. अगर inverse relation आया तो elastic demand, अगर constant expenditure does not change, then it will be unitary elastic, and अगर direct relation आया तो relatively inelastic demand. I hope that is clear, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। नाउ बहुत इजी तरीका है इसका डायग्राम बनाने का। सबसे पहले अगर इलास्टिक डिमांड का बात करें तो आपने क्या बोला, दैट विद द राइज इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस एंड विद द फॉल इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, राइट, इनवर्स रिलेशन। यूनिटरी के लिए आपने क्या बोला, दैट विद द राइज इन प्राइस एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, और विद द फॉल इन प्राइस एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। एंड लेस देन 1 के लिए आपने क्या बोला, दैट विद द राइज इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर आल्सो राइजेस एंड विद द फॉल इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर आल्सो फॉल्स। अब आपने डिमांड चैप्टर में, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके थ्योरी ऑफ डिमांड देख के आइए। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने अपने पुराने क्लासेस में किया था कि कुछ ऐसा बनता है इनवर्स रिलेशन का ग्राफ, राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। कांस्टेंट का बात करें तो कुछ ऐसा बनता है आपका कांस्टेंट का ग्राफ, राइट। परफेक्टली इनइलास्टिक में भी हमने किया था, इट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड कुछ ऐसा बनता है आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग का ग्राफ,
डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ, ठीक है। सो ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन के लिए, ये हो गया जीरो कोरिलेशन के लिए, एंड ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशनशिप के लिए। तो अब इन तीनों ग्राफ को अगर मैं एक में ही कंबाइन कर दूं, तो मेरे को मेरा फाइनल डायग्राम मिल जाएगा। सो आई विल राइट प्राइस ओवर हियर, origin, and do not write quantity, rather you need to write total expenditure, ठीक है, total expenditure, क्योंकि प्राइस एंड एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन बेकार है, ठीक है। तो सिंस सबसे पहले आया आपका नेगेटिवली स्लोपिंग यानी इनवर्स रिलेशन का, तो ये बन गया इनवर्स रिलेशन के लिए। देन उसके बाद आया कांस्टेंट यानी कि नो रिलेशन के लिए, तो ये हो गया आपका सीधा लाइन नो रिलेशन के लिए। एंड देन आया पॉजिटिवली स्लोपिंग, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली स्लोपिंग। बन गया आपका डायग्राम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है। जो कि क्या इंप्लाई कर रहा है, मान लीजिए अगर मैं पकड़ता हूं कि पहले यहां प्राइस थे इतने एंड एक्सपेंडिचर है इतना, ठीक है। दोनों के लिए ही आप ले लो कि P0 E0, ठीक है। यहां पे भी आप ले सकते हो दिखाने के लिए, या दैट P0 E0, ठीक है। अब दोनों के लिए ही अगर चेंज ले ले, मान लीजिए अगर प्राइसेस कम हुए, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं कि प्राइसेस अगर कम हुए, यहां से आप ड्रॉप कर दो कुछ इस तरीके से कि प्राइसेस अगर कम होके P1 हो गया तो एक्सपेंडिचर यहाँ E1 हो गया। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ है कि प्राइसेस अगर रिड्यूस हुआ है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, तो ये हो गया इनवर्स रिलेशन, दैट इज विद द फॉल इन प्राइस योर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। एंड इधर अगर आप देखो, इधर भी तो हमें डॉटेड लाइन चाहिए होगा, राइट, इधर भी हमें डॉटेड लाइन चाहिए होगा। देखो यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि विद द राइज इन प्राइस your expenditure also increases. In other words, there is a direct relation. Fall in price, expenditure increases. ये वाला part. And with the rise in price, expenditure rises. Direct relation. And हाँ, जाहिर सा बात है यहाँ पे understandable है कि इधर चाहे प्राइस बढ़े या घटे, इन दोनों केसेस में आप P2 एंड P3 ले लीजिए कि प्राइस चाहे बढ़े या घटे, P2 से P3 एक्सपेंडिचर does not change, it remains the same, ठीक है। यहाँ पे it remains the same and therefore it will be equal to 1. So price decreases, then also expenditure remains same, so elasticity will be equal to 1 for this zone. So over here your elasticity is greater than 1, here it is equal to 1, and here it will be less than 1. ठीक है, so this is your diagram for your expenditure method. I hope that is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको कराऊंगा ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड या इसको पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ मैंने आपको क्या बताया था अपने पिछले वीडियो में कि जब भी हमें इलास्टिसिटी निकालना हो ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन वी यूज दिस मेथड एंड दैट टू जो हमारा रेंज, जो हमारा डिस्टेंस है वो कैसा है, फॉर एन इनफाइनाइट रेंज, ठीक है, इनफाइनाइट रेंज, यानी कि जो चेंजेस है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में वो ट्रेसेबल नहीं है, राइट। कि जैसे आपके लिए क्या होता है, कर्व दो लोकस के बीच में क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में आपको प्राइस और क्वांटिटी मिल सकता है, तो आप चेंज ले सकते हो एंड चेंज को आप परसेंटेज मेथड या फिर एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमें एक ही पर्टिकुलर पॉइंट का जानना हो इलास्टिसिटी, देन इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। नाउ जहां पे अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है।
सबसे पहले जो भी आपका डिमांड कर्व रहेगा उसको आप एक्सटेंड कर दोगे ताकि कि वो दोनों अपने एक्सिस, अंडरलाइंग एक्सिस जो होंगे वाई एंड एक्स एक्सिस, दोनों में आके मिल जाएंगे। उसके बाद जिस पॉइंट से इलास्टिसिटी को मेजर करना है उस पॉइंट से हम लोग निकालते हैं लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट, एंड उसको यूज करके इलास्टिसिटी डिराइव करते हैं, which will be derived as that elasticity of demand will be taken out as lower line segment on the demand curve by upper line segment on the demand curve। ठीक है, लोअर लाइन सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व बाय अपर लाइन सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व। अब मान लीजिए, चलो समझाता हूं, समझाऊंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए ये है मेरा क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस यहां आ जाएगा क्वांटिटी, यहां आ जाएगा प्राइस। ठीक है, नाउ सपोज करिए कि आपको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व दे दिया है जिसपे बोल रहा है कि आप मेरे को इस पॉइंट के का इलास्टिसिटी निकाल के दिखाओ कि कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आप डिमांड कर्व को एक्सटेंड कर दो ताकि कि वो नीचे वाले अंडरलाइन एक्सिस में आके मिल जाए। ठीक है, एक्सटेंड द डिमांड कर्व फ्रॉम बोथ द एंड so that it meets the underlying axis। extended, कुछ नाम रख दो इसका। let's take this is your point A and this is your point B। ठीक है, अब जिस पॉइंट से इलास्टिसिटी, इसका इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है तो यहां से आप ले लो इसका लोअर सेगमेंट, तो ये हो जाएगा इसका लोअर सेगमेंट LS K से B तक, एंड ये हो जाएगा इसका अपर सेगमेंट US K से A तक। ठीक है, लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट। तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए AD इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट करेंगे, विच इज कमिंग एज लोअर सेगमेंट इज K to B KB एंड अपर सेगमेंट क्या है K to A, सो इट इज KA। अब आपको याद है मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें मैंने बोला था कि अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर का वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डिनोमिनेटर, इलास्टिसिटी का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 से यूनिटी से ज्यादा ही आएगा। तो आप देख रहे हो कि KB जो लोअर सेगमेंट है वो काफी बड़ा है KA से, तो इसीलिए आप यहां ब्रैकेट में लिखो दैट सिंस KB इज ग्रेटर देन KA, ठीक है, KB is greater than KA, therefore we can conclude that over here your elasticity will be greater than 1। in other words it will be relatively elastic। ठीक है, it will be greater than 1 यानी relatively elastic। मान लीजिए कि ये अगर आ रहा है 10 सेंटीमीटर का लोअर सेगमेंट एंड ये आ रहा है 2 सेंटीमीटर का, तो अगर आप 10/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, and therefore elasticity will be greater than 1 for this point K। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग सारे पॉइंट्स के लिए इसी तरीके से इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, राइट। वी कैन डिराइव इलास्टिसिटी फॉर all the points in the same manner on a straight line demand curve, y-axis origin, x-axis quantity, price, supposedly point A, point B, point C, point D and point E। So इन सारे पॉइंट्स का अगर मेरे को इलास्टिसिटी निकालना हो तो मैं सबके लिए लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट करते जाऊंगा। सबसे पहले पॉइंट ए से शुरू करते हैं। पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी विल बी लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका लोअर सेगमेंट क्या है तो आप बोलोगे लोअर सेगमेंट है ए से ई तक। सो ए ई इज योर लोअर सेगमेंट, पूरा ए से ई तक। एंड अपर सेगमेंट का अगर मैं बात करूं तो अपर सेगमेंट ओरिजिन पे आके टच हो गया है। कैन यू सी दैट
दैट अपर सेगमेंट ओरिजिन पे आके टच हो गया है, यानी कि देयर इज नो अपर सेगमेंट, सो अपर सेगमेंट इज 0 and anything divided by 0 will be undefined infinity. So यहाँ पे elasticity हो गया perfectly elastic, ठीक है, it is infinity, so it is perfectly elastic. Talking about point B के लिए हमने पिछले ग्राफ में point K के नाम से निकाला था, right? बट फिर भी आइए कर लेते हैं. It will be lower segment by upper segment. यहाँ lower segment हो जाएगा B से E, so BE will be your lower segment and upper segment हो जाएगा B से A. Since यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि lower segment बड़ा है, BE is greater than BA, so in other words we can conclude elasticity is greater than 1, so it will be relatively elastic, ठीक है, for point B it will be relatively elastic. Talking about point C, now point C mid point है, दोनों को equal segments में divide कर रहा है, right? So इसके लिए elasticity will be lower segment by upper segment. लोअर सेगमेंट हो जाएगा C से E, सो CE बाय अपर सेगमेंट हो जाएगा CA C to A, एंड हम लोग देख पा रहे हैं दैट CE इज इक्वल टू CA, बराबर है लोअर सेगमेंट एंड अपर सेगमेंट, तो देयरफॉर वी कैन से दैट इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, सो यहां आएगा यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है, यूनिटरी इलास्टिक. टॉकिंग अबाउट पॉइंट B, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट हो जाएगा D से E एंड अपर सेगमेंट हो जाएगा D से A, एंड यहां हम लोग देख रहे हैं दैट लोअर सेगमेंट छोटा है, सो DE इज लेस देन DA, एंड देयरफॉर जब भी न्यूमरेटर का वैल्यू छोटा आता है वी कैन कंक्लूड दैट इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, सो इट विल बी relatively inelastic. And talking about point E, again we'll take lower segment by upper segment. हम लोग देख रहे हैं कि लोअर सेगमेंट कुछ है ही नहीं, ओरिजिन पे आ गया पॉइंट E, सो लोअर सेगमेंट विल बी 0 एंड अपर सेगमेंट क्या है, अपर सेगमेंट इज E to A, E से लेके पूरा A तक अपर सेगमेंट हो गया, सो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, सो यहाँ पे इलास्टिसिटी का वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज perfectly inelastic, ठीक है. सो बेसिकली लोअर सेगमेंट के नीचे वाला हिस्सा जो जाता है ये इनइलास्टिक कर्व के लिए जाता है, इनइलास्टिक डिमांड डिपिक्ट करता है, एंड जो अपर पैनल आता है मिड पॉइंट के ऊपर वाला हिस्सा वो इलास्टिक के लिए होता है, जहां पे अगर आके इंटरसेप्ट हो गया पॉइंट A तो इट विल बी परफेक्टली इलास्टिक, एंड लास्ट पॉइंट अगर नीचे इंटरसेप्ट हो गया तो इट विल बी इट विल बी परफेक्टली इलास्टिक, एंड लास्ट पॉइंट आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा, ठीक है. आई होप दैट इज क्लियर. ये हो गया स्ट्रेट लाइन के लिए. अब अगर बात करें ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व, कि अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन ना हो एंड रादर एक कर्व्ड फिगर हो, तब इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा. मतलब कि मान लीजिए कि ये मैं ले लिया क्वाड्रेंट, y axis origin, x axis quantity, price, और मेरा डिमांड कर्व अगर कुछ इस तरीके से निकल के आया, ठीक है, इफ माय डिमांड कर्व कम्स लाइक दिस व्हिच इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तब आप कैसे निकालोगे. तो इसमें सिर्फ एक एडिशनल स्टेप करना, बाकी सब कुछ सेम है, एंड दैट स्टेप विल बी ड्रॉ a tangent corresponding to the demand curve, ठीक है. Draw a tangent corresponding to the demand curve. That is your additional step which we need to do. So basically हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे अपना एक tangency point, कुछ इस तरीके से. ये मिल गया हमें टेंजेंसी पॉइंट, ठीक है. यहां आ रहा है टेंजेंसी, इसका कुछ नाम दे दो, लेट्स टेक K. कर्व के एंड्स का नाम कुछ रख दो A एंड B. हम लोग क्या देख रहे हैं दैट पॉइंट K जो है टेंजेंसी पे मीट कर रहा है एकदम मिड पॉइंट पे आके A और B के, यानी ये दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है.
तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी विल बी लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, जहां लोअर सेगमेंट हो गया आपका K से A एंड अपर सेगमेंट हो गया K to B, और हम लोग देख रहे हैं दैट KA इज ऑलमोस्ट बराबर टू KB, same as KB, so we can conclude that elasticity is equal to 1, so this is unitary elastic. Similarly अगर कोई भी टेंजेंसी आता मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेट्स टेक पॉइंट P पे, तो हम लोग देख रहे हैं PB by PA and PB is greater than PA, elasticity is greater than 1. अगर कोई भी टेंजेंसी आता है यहाँ पे मान लीजिए Q पे, so QB by QA, so QB is less than QA, elasticity would have been less than 1. So by making tangency points, by making drawing a tangent, हम लोग वापस से लोअर सेगमेंट बाय लोअर अपर सेगमेंट ले सकते हैं, उससे अपना इलास्टिसिटी को डिराइव कर सकते हैं. सो दिस इज फॉर योर नॉन लीनियर डिमांड कर्व. आई होप दैट इज क्लियर. सो विद दिस वी कम टू अ कंक्लूजन ऑफ मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं. दैट इज अपना नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट इज योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी. आ जाइए तो फटाफट उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि ये नोट्स आपको कहां से मिलेगा, तो इस नोट्स को अगर आपको चाहिए एक्सेस करना है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए. माय एप्स नेम इज आर्यन ट्यूटोरियल. अपने यूट्यूब चैनल के नाम पे ही ऐप है. आप वहां पे इस नोट्स को एज अ कोर्स 249 रुपीज मिनिमम प्राइस पे आप परचेज कर सकते हो, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नोट्स आपको दिए हुए हैं. क्या एग्जाम में लिख के आना है बखूबी इसमें इसका डिस्क्रिप्शन डिपिक्शन किया गया है. आप इसको एक्सेस करो. आई कैन गारंटी इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन. 9 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई होल्ड, एंड यहाँ से बहुत 90 होल्डर्स निकले हैं, 100 भी बहुत बच्चे लेके निकलते हैं. आपको चाहिए आप इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है. एंड दोज हु आर iOS यूजर्स, एप्पल यूजर्स, उनके लिए आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. एप्पल स्टोर में आर्यन ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा. सो आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करिए एंड मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है PLYMMV. इसको आप पंच इन करिए PLYMMV को, एंड वहां से आप इस नोट्स को परचेज कर पाओगे, ठीक है. आप अपने डेस्कटॉप में भी खोल सकते हो. हाँ, डाउनलोड नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ वहां से. सो आप इसको डाउनलोड आप इसको लैपटॉप के थ्रू एक्सेस करिए या अपने मोबाइल फोन के थ्रू एक्सेस करिए, एंड मेरे को जरूर से अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा नोट्स, ठीक है. सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पे कवर्ड है. एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड with examples, with details, क्या लिखना है एग्जाम में, everything has been given, ठीक है. Talking about the next topic, जल्दी देख लीजिए. ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालना है जो हमने किया, क्या लिखना है, मतलब सब कुछ everything has been provided. मतलब इसके अलावा और आपको एक्स्ट्राज में कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है. अब इतना लिख के आइए, आई कैन अश्योर यू आपके टीचर एक नंबर नहीं घटेंगे. चलिए, there you go. डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ किन चीजों पे डिपेंड करेगा कि या तो आपका प्रोडक्ट का डिमांड इलास्टिक होगा या तो इनइलास्टिक होगा. देखिए, परफेक्टली इलास्टिक को भूल जाइए, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करें, ठीक है. हम लोग बात करें कि या तो कंज्यूमर सेंसिटिव है प्राइस को लेके, यानी इलास्टिक डिमांड होगा, या तो कंज्यूमर्स इनसेंसिटिव है प्राइस को लेके, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड होगा. सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. आप खुद सोचो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट में जिसका कोई ऑल्टरनेटिव ही अवेलेबल नहीं है, तो मतलब जिन कंज्यूमर्स को वो प्रोडक्ट खरीदना है वो आपको आपके पास ही आके खरीदना पड़ेगा. आपके अलावा और कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में. तो जाहिर सा बात है कि अगर आप प्राइस बढ़ा भी दोगे, सिंस उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो आप ही के पास लेके आएंगे. सो देयरफॉर योर डिमांड विल बी इनइलास्टिक. Consumers will be insensitive to the prices since they only are able to purchase it from you, since you are the exclusive producer. But talking about a product which has multiple alternatives available in the market, यानी बहुत close substitute है, बहुत सारे consumers हैं जो खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे consumers अलग अलग producer से खरीद सकते हैं, तो उसके लिए जो आपका elasticity होगा वो elastic demand होगा, ठीक है. क्योंकि अगर एक competitor ने भी price बढ़ाया तो कंज्यूमर तुरंत दूसरे कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट कर जाएगा. दैट मेक्स कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव, सो इलास्टिक डिमांड.
So यहाँ पे दे दिया है, if a commodity has many close substitutes, the demand is said to be elastic. On the other hand, with a commodity having no close substitute, it will have inelastic demand because consumer has no alternative. ठीक है, चलिए talking about nature of the commodity यानी types of commodity. Commodity can be either necessity or it could be comforts and luxury. Necessity का demand generally indispensable होता है यानी avoid नहीं कर सकते. So no matter whatsoever the prices, consumer will still tend to purchase it. या अगर कम करेगा भी तो बहुत कम proportion से कम करेगा. And therefore necessities के लिए demand होगा inelastic, insensitive to the prices. Talking about comforts and luxuries, ऐसा नहीं कि comfort and luxury को अगर consume नहीं करेंगे तो मर जाएंगे या मौत आ जाएगा. Therefore consumer उसको बाद में भी खरीद सकता है. And so consumers become price sensitive for comforts and luxury कि जब बाद में सस्ता होगा तब खरीद लूंगा. ठीक है, so उसके लिए elastic demand हो जाएगा. ठीक है, for necessity it will be inelastic demand, for luxuries and comfort will be elastic demand. ठीक है. Talking about proportion of the income spent, आप कितना पैसा खर्चा करते हो. सी कोई भी प्रोडक्ट है जिसपे आप बहुत कम अगर पैसा खर्चा करते हो, लाइक मान लीजिए आप सॉल्ट, अब सॉल्ट लेने में कितना पैसा खर्चा होता है 10 रुपीज. अब 10 की जगह अगर वो 12 हो जाए, 13 हो जाए या 14 हो जाए तो बेयरली पॉकेट को कुछ अफेक्ट होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उतना. And therefore the lesser you spend your income on purchasing a commodity, lower will be the elasticity. You will be insensitive to the prices. Already उसका प्राइस बहुत bare minimum है. And थोड़ा सा अगर slightly increase भी हो जाए तो it does not affect your purchasing power, it does not affect your pocket, and therefore it will be inelastic demand. But talking about a product on which you spend a major proportion of your income, बहुत पैसा अगर आप खर्चा करते हो, for instance इलेक्ट्रिसिटी पे आपका जो बिल आता है काफी ज्यादा आता है, एंड देयरफोर आपके पेरेंट्स आपको अक्सर टोकते हैं, लाइट ऑफ करके जाओ, पंखा बंद करो, एसी. अडानी हमारे चाचा या पापा का नहीं है, ससुर का नहीं है. ठीक है, so ऐसे टाइप के कमेंट्स आपको सुनने मिलते होंगे. In other words, consumers are little sensitive to the prices because already a lot of income is being spent on purchasing that particular product. So it is like higher the income you spend, higher will be the elasticity. You will be more sensitive to the prices. Lower is the income that you spend, lower will be your elasticity. Therefore, it will be inelastic demand. Clear? Talking about number of uses of a commodity, multiple uses. Now, कोई प्रोडक्ट जिसका अगर बहुत सारा यूजेस है, ठीक है, मल्टीपल यूजेस है, वर्सेस कोई एक प्रोडक्ट जिसका एकदम स्पेसिफिक पर्टिकुलर यूज है, उसके अलावा और कोई काम नहीं है उसका. टॉकिंग अबाउट आपका मल्टीपल यूजेस में आप मान लीजिए, मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल याद आता है टमाटर. नाउ सिंस आई कम फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड एंड हमारी गुजराती क्विजीन में बिना टमाटर के खाना नहीं बनता है. सो इट इज लाइक वी नीड सम गुड 2.5 kgs ऑफ टमेटोज एवरी वीक. चाहिए होता है, लाइक 3 टाइम का खाना, तीनों टाइम में टमाटर इज अ मस्ट. नाउ टमाटर जब आपका 40-50 रुपए 60 रुपए किलो है, तब मम्मी लोग देखते हैं हम लोग कि 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो लेके आ जाती है. बट वही टमाटर का प्राइस मुझे याद है कि एक टाइम पे 250-300 पहुंच गया था, तो मम्मी लोग 250 ग्राम 250 ग्राम टमेटोज लेके आ रही थी, ऐसे आधा कंजूस जैसे काट के अपने खाने में डाल रही थी. सो कहने का मतलब ये हुआ कि टमाटर जिसको बहुत सारे क्विजीन्स में, मल्टीपल क्विजीन्स के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, व्हेन द प्राइस इज चीप वी आर यूजिंग इट फॉर ऑल द पर्पसेस, हर खाना में हम लोग डाल रहे हैं. But the moment that tomato goes expensive, then it is being used for the most important purpose. Therefore, your demand is changing. It is decreasing, right? So consumers are sensitive to the prices. So elastic demand. So if a commodity has multiple uses, it will be elastic demand. On the other hand, a commodity which has a specific use, say for instance, your salt. अब salt is a must. अब salt जितना भी expensive हो, बिना नमक के इंसान खाना कैसे खाएगा? खाना खाने के लिए नमक तो चाहिए होगा. सो इन दैट केस कंज्यूमर विल बिकम इनसेंसिटिव टू द डिमांड. ठीक है, यानी कि इनइलास्टिक डिमांड, इट विल नॉट चेंज. आई होप दैट इज क्लियर. सो मल्टीपल यूजेस इलास्टिक डिमांड, स्पेसिफिक यूजेस इनइलास्टिक डिमांड. गॉट इट? टाइम फैक्टर, टाइम कितना अवेलेबल है. सी टाइम फैक्टर के हिसाब से, इवन तो इसको हम लोग डिटेल में कवर अप करेंगे इन चैप्टर सप्लाई, जहां पे आपको शॉर्ट रन, मार्केट पीरियड, लॉन्ग रन के बारे में ज्यादा बारीकी से बताया जाएगा. बट स्टिल आप समझ लीजिए क्या होता है. शॉर्ट रन ऐसा टाइम पीरियड होता है कि जिसमें सप्लाई को बहुत जल्दी रैपिडली एडजस्ट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, यानी कि शॉर्ट रन टाइम में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है फर्म्स का, वो लिमिटेड होता है. सो मार्केट में भी लिमिटेड क्वांटिटी ही होते हैं प्रोडक्ट के शॉर्ट रन में. आप कोविड का एग्जांपल ले लीजिए. जब कोविड ऑल ऑफ अ सडन आया, मास्क एंड सैनिटाइजर्स की डिमांड ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गए. मार्केट के पास इतना सप्लाई नहीं था कि डिमांड को कंपीट कर सके, मतलब सबके डिमांड को फुलफिल कर सके.
Therefore prices were rising very high during the COVID pandemic initial stages में मास्क के दाम भाग रहे, सैनिटाइजर्स के दाम भाग रहे, बट स्टिल कंज्यूमर्स उसको एक्सपेंसिव प्राइस में खरीद रहे हैं. क्यों? उन्हें लग रहा है कि बाद में मिले ना मिले, इसीलिए अभी खरीद के जमा करके रख लेता हूँ. In other words, short run में no matter whatsoever the prices, consumers still purchase the product, anticipating कि आगे फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं. So therefore, inelastic demand for short run. They are unconcerned about the price. But talking about long run, वहीं अगर आप कोविड के कुछ 6, 7, 8 महीने के बाद का टाइम स्पैन देखो, जहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ सैनिटाइजर्स एंड मास्क का, एंड मार्केट में काफी ज्यादा सप्लाई आ गए, एंड देयरफॉर प्राइसेस ड्रॉप्ड डाउन टू कंपेटिटिव लेवल. मतलब सारे जितने भी आपके फार्मेसीज होंगे या मेडिकल शॉप वाले होंगे वो लोग एक जैसे प्राइस में बेच रहे थे. अगर कोई एक जन भी ज्यादा दाम करके बेच रहा था तो कंज्यूमर दूसरे ऑल्टरनेटिव के पास चला जा रहा था. सो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग रन में सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, एंड लॉन्ग रन में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में भी एंटर करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट सप्लाई इंक्रीज होता है, एंड विच ब्रिंग्स डाउन द प्राइस, एंड देयरफॉर कंज्यूमर्स बिकम प्राइस सेंसिटिव. दे बिकम प्राइस सेंसिटिव फॉर द प्रोडक्ट. कि अगर एक सप्लायर या एक कंपेटिटर प्राइस को अगर इंक्रीज करके बेच रहा है तो वो लोग तुरंत स्विच ओवर कर जाते हैं ऑल्टरनेटिव के पास. सो लॉन्ग रन के लिए इट बिकम्स इलास्टिक डिमांड, शॉर्ट रन इनइलास्टिक, लॉन्ग रन इलास्टिक डिमांड. आई होप दैट इज क्लियर. टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट. क्या आप अपने डिमांड को पोस्टपोन कर सकते हो, मतलब बाद में कंज्यूम कर लेंगे तो चलेगा? अगर हाँ कि मरे नहीं जा रहे हैं, अगर अभी कंज्यूम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि मौत आ जाएगा. सो आई कैन परचेज इट लेटर व्हेन द प्राइसेस आर लेस. देयरफॉर कंज्यूमर बिकम्स प्राइस सेंसिटिव. ठीक है, सो इलास्टिक डिमांड. ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका पोस्टपोनमेंट किया ही नहीं जा सकता है, दैट कमोडिटी इज इंडिस्पेंसिबल, नेसेसिटीज अगेन. कि अगर आप बोलोगे अरे यार खाना भी महंगा है, छोड़ो एक हफ्ता बाद खाता हूँ, ऐसा थोड़ी होगा. खाना महंगा है, सस्ता है, खाना तो पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा. सो इन दैट केस योर डिमांड बिकम्स इनइलास्टिक, कंज्यूमर बिकम्स इनसेंसिटिव टू द प्राइसेस. ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट, टॉकिंग अबाउट हैबिट्स, accustomed to something. Now when a consumer grows addicted or habituated to a particular commodity, for example you take smoker or a drunkard. Now smoking and drinking alcohol, no matter whatsoever the prices, जिनको लेना है वो लोग लेंगे ही. So someone who's habituated to a commodity, those consumers will have inelastic demand for the product. But talking about if consumers can mold, can shape, can alter their habits, अगर वो लोग change कर सकते हैं कि अभी इसका प्राइस बढ़ गया, supposedly if I am a chai addict, I am addicted to tea, but I can also have coffee. So अगर tea is very expensive right now, maybe I can have coffee, and बाद में जब चाय सस्ता हो जाएगा वापस I'll switch back to tea. So if I can mold my habit, then I'll become sensitive to the prices. So elastic demand. But if I am addicted, habituated to a commodity, for that it will be inelastic demand. Consumers उनको लेंगे. ठीक है. चलिए. Talking about the last two topic जो हमारा बचा है, फटाफट से करके उसको wrap up करते हैं चैप्टर को. Income elasticity and its types. ठीक है. Now इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा आपको याद है ना. इलास्टिसिटी के लिए मैंने आपको कीवर्ड बोला था, दैट इलास्टिसिटी इज रेफर्ड टू एज योर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. ठीक है, चाहे फिर वो प्राइस के लिए आए, इनकम के लिए आए या क्रॉस के लिए आए. इलास्टिसिटी डिनोट्स योर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मींस अ प्रोपोर्शनेट चेंज in quantity demanded. But since we are talking about income elasticity, therefore we are going to consider the effect of change in income on the quantity demanded. So it is the degree of responsiveness of the change in quantity demanded due to change in income. ठीक है, जिसको हम लोग निकालेंगे कैसे, अगर परसेंटेज मेथड से निकालना हो. सो ओवर योर इलास्टिसिटी को EY से आप डिनोट करना. EY, Y stands for your income, which will be percentage change in quantity demanded by percentage change in income in Y, which can be further broken down as delta Q upon Q into 100 in terms of proportionate method में बात कर रहा हूँ, and delta Y upon Y into 100. 100 cancelled and it will be delta Q upon Q into, ये reciprocate हो जाएगा Y upon delta Y. तो ये हो गया आपका elasticity through income method. ठीक है, through your income method. Now talking about types
Income elasticity can be of three types: positive, negative, or even zero. Now, talking about positive income elasticity, जब इनकम पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी डिनोट करता है डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, डिनोट करता है डायरेक्ट रिलेशन, यानी कि जब इनकम बढ़े एंड अगर डिमांड उसकी वजह से बढ़ जाए एंड इनकम घटे एंड डिमांड घट जाए, देन वील से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और हमने ऐसा बिहेवियर कहीं पढ़ा भी है, राइट. टाइप्स ऑफ कमोडिटी के ऊपर हम लोगों ने किया था इनकम ऑफ द कंज्यूमर वाले पॉइंट में, जहां हमने देखा था कि इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड बढ़ता है. सो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इज बेसिकली फॉर योर नॉर्मल गुड्स, ठीक है. नॉर्मल गुड्स हैव positive income elasticity, that is with the higher income consumer tend to purchase them more, with the lower income they tend to purchase it less. Talking about negative income elasticity, negative income elasticity मतलब हो गया कि inverse relation है. There is an inverse relationship between income and quantity demanded, that is with the higher income consumer tend to purchase less of that product and with the lower income they tend to purchase more of that product. And हमने देखा था कि इनवर्स रिलेशन जो होता है इनकम एंड डिमांड में, वो होता है फॉर इंफीरियर गुड्स, दैट इज फॉर इंफीरियर गुड्स. एंड टॉकिंग अबाउट जीरो, जीरो का मतलब हो गया नो रिलेशन, कि कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि इनकम बढ़े तो भी डिमांड कांस्टेंट, अगर इनकम घटे तो भी डिमांड कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, दैट इज नो रिलेशन. एंड नो रिलेशन या जीरो को रिलेशनशिप हमने देखा था फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज. फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, सो जीरो कोरिलेशन हो जाएगा फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी. तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी: पॉजिटिव फॉर नॉर्मल गुड, नेगेटिव फॉर इंफीरियर गुड एंड जीरो फॉर इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी. नाउ लास्ट टॉपिक, cross elasticity and its types. Now cross elasticity क्या हो जाएगा, क्या कीवर्ड बनेगा? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड कमोडिटी. दूसरा कमोडिटी, उसको हम लोग क्रॉस डिमांड बोलते हैं, यानी रिलेटेड गुड का बात करते हैं. सो यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसे निकाला जाएगा? इलास्टिसिटी विल बी योर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से फॉर एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी. ठीक है, एक्स एंड वाई के टर्म्स में आप लिखिएगा एंड इसको प्रेफरेबली ईपी एक्स वाई लिख दीजिएगा. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन एक्स एंड वाई कमोडिटी, दैट इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी. इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो क्या बनेगा आपका? चेंज इन क्वांटिटी फॉर x बाय ओरिजिनल क्वांटिटी फॉर x इनटू 100 होल डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ y बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ y इनटू 100. 100 cancelled and what remains is your change in quantity for x by original quantity for x into price of y by change in price of y. ठीक है, so this will be your cross elasticity of demand. I hope that is clear. Now talking about your types. कितने टाइप्स के होंगे? ये भी आपके 3 टाइप के होंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो. पॉजिटिव मतलब हो गया डायरेक्ट रिलेशन, नेगेटिव मतलब हो गया इनवर्स कोरिलेशन, सो इनवर्स रिलेशन. एंड जीरो का मतलब हो गया नो रिलेशन, कि कोई रिलेशन नहीं है. यानी कि अगर x का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो y का क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रहा है, एंड x का प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो y का क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रहा है. कहाँ देखा है हमने इस टाइप का पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट? आप प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को याद करो, वहां पे जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनमें हम लोग देखते हैं पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इफेक्ट, दैट इज विद द राइज इन प्राइस ऑफ कोक द डिमांड फॉर पेप्सी इंक्रीजेस, क्योंकि कंज्यूमर स्विचेस ओवर. ठीक है, बिकॉज पेप्सी बिकम्स चीपर एंड मोर अट्रैक्टिव. टॉकिंग अबाउट इनवर्स रिलेशन, अगर x का प्राइस इंक्रीज हो
तो y का क्वांटिटी डिक्रीज होगा, एंड अगर x का प्राइस डिक्रीज हो तो y का क्वांटिटी इंक्रीज होगा। ये हो गया आपका इनवर्स रिलेशन। ये देखा जाता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। कार का प्राइस इंक्रीज होगा तो पेट्रोलियम का डिमांड भी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम कार खरीदेंगे बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस। ठीक है, सो इनवर्स रिलेशन देखा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में। एंड टॉकिंग अबाउट नो रिलेशन का मतलब हो गया कि प्राइस ऑफ एक्स अगर इंक्रीज हो तो क्वांटिटी ऑफ वाई कांस्टेंट रहेगा, एंड प्राइस ऑफ एक्स अगर डिक्रीज भी हो जाए तो भी क्वांटिटी ऑफ वाई कांस्टेंट रहेगा, इट डज नॉट चेंज। सो ये कब होता है? ये होता है फॉर अनरिलेटेड गुड्स। ठीक है, फॉर अनरिलेटेड गुड, यानी कि जिसमें कोई रिलेशन ना हो, लाइक कोक एंड कार में कोई रिलेशन नहीं है, अगर कोक का प्राइस बढ़ेगा तो कार को कुछ अफेक्ट नहीं होगा, दैट इज फॉर अनरिलेटेड गुड। तो उसमें जीरो क्रॉस प्राइस इफेक्ट एंड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको समझ में आ गया है। If you are liking my video, then please do like, share, subscribe, comment, keep studying, keep learning. And if you are wondering कि ये notes कहाँ से मिलेंगे, जो मैंने आपको notes दिखाए, उसके लिए मेरे ऐप पे जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए एंड वहाँ से आप notes को खरीद लीजिए। ठीक है, don't miss out the opportunity. Take care. I'll see you in my next video. Bye bye.